नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है यूट्यूब विधिक में। और आप सभी को पता है भारत में 3 नए कानून ला दिए गए हैं। नए क्या, संशोधित कर दिए गए हैं। पहले आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हुआ करता था। अब उसको समाप्त करके संसद में एक विधेयक पारित कर करके उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा उस पर मोहर लगाकर अनुमति देकर उस कानून को लागू कर दिया गया है। अब आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता और सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 3 नए कानून ला दिए गए हैं। जहां पहले आईपीसी में 511 धाराएं हुआ करती थी, अब भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं हैं। जहां धाराएं का क्रम बदला है, वहीं धाराओं में कुछ परिवर्तन भी हुए हैं। उनके कानूनों में भी संशोधन हुआ है। कुछ में सजा बढ़ाई गई है, कुछ में घटाई गई है, कुछ में परिवर्तन किया गया है। तो आखिर ये परिवर्तन है क्या और पुरानी धाराओं की जगह कौन सी नई धाराओं ने ले ली है, इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट विष्णु शर्मा जी। तो आज हम उनसे इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि पुरानी धाराओं की जगह नई किन धाराओं ने स्थान लिया है और उन धाराओं का क्या महत्व है, क्या सजा रखी गई है, क्या उसका पूरा प्रोसेस है। तो इसी विषय पर आज जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए अब उनसे आपको मिलाते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है यूट्यूब विधिक चैनल पर। हमारे व्यूअर्स कुछ जानना चाहते हैं, उसी को लेकर आपसे वार्ता करने आए हैं। तो स्वागत है आपका चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। सर, एक क्वेश्चन है मेरा कि अभी भारतीय संसद में 3 नए कानून पारित हुए हैं। पुराने कानूनों को हटा करके नए कानून लागू कर दिए गए। आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस को खत्म करके नए कानून ला दिए गए हैं। अब लोगों के मन में इन कानूनों को लेकर बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर ये कानून है क्या, इनमें क्या परिवर्तन किया गया है, पुरानी धाराओं की जगह किन नई धाराओं ने स्थान लिया है। तो उस पर थोड़ा सा आप अपना ज्ञान का प्रकाश हम लोगों के लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए दें। जी बिल्कुल। तो आप हमें बताएं कि पुरानी धाराओं का स्थान नई किन धाराओं ने लिया और क्या परिवर्तन हुआ है इसमें। देखिए, पहले तो जो इन तीनों एक्टों में परिवर्तन किए गए हैं उसकी पृष्ठभूमि देखते हैं। जो हमारे जितने भी ये तीनों कानून हैं, ये अंग्रेजों के समय के कानून हैं। ब्रिटिश लोगों ने हम पर राज करने के लिए ये कानून बनाए थे। ये हम सभी जानते हैं कि कानून जो बनते हैं वो समाज में और राष्ट्र में विधि का शासन चलाने के लिए बनाए जाते हैं। तो इसी क्रम में उन्होंने अपने तरीके से भारत को चलाना है, भारत के नागरिकों पर, भारत के लोगों पर शासन करना है। उसके अनुसार उन्होंने अपने ये तीनों कानून बनाए थे। अगर हम देखें आईपीसी, जैसे हम इंडियन पीनल कोड कहते हैं, ये 1860 में बना। और सीआरपीसी आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1858 में बनी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में बना। तो इस प्रकार ये तीनों कानून 200 से लगभग 200 वर्ष पुराने हैं। इस प्रकार अब आजादी हुए भी हमें करीब 76 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारे कानून परिवर्तित नहीं हुए। तो इस पर केंद्र सरकार ने संज्ञान लेकर तीनों कानून नए बनाए। नए क्या बनाए, कुछ धाराएं इधर की, कुछ धाराएं उधर की, कुछ सजा के प्रावधान घटाए, कुछ बढ़ाए, और जिन धाराओं की अब आवश्यकता नहीं थी उन्हें रिपील कर दिया गया, अर्थात डिलीट कर दिया गया। इसी प्रकार बीजेपी सरकार ने अन्य कानून जो अंग्रेजों के समय के बनाए हुए थे, कई सारे एक्ट थे, वो भी खत्म किए हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो भारतीय दंड संहिता, इसकी जो धारा है 124, जो कि राजद्रोह की धारा है, अब इस धारा में राजद्रोह ना कहकर देशद्रोह बढ़ा दिया गया है। मतलब उसकी परिभाषा में देशद्रोह जोड़ दिया गया है। ये पहले धारा 124 हुआ करती थी। अब दूसरी अगर हम धारा देखें 144 विधि विरुद्ध जमाओं की, तो ये आईपीसी में 144 धारा थी, घातक हथियार से लैस होकर गैर कानूनी सभा में शामिल होना। इस धारा को भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 11 में सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में रखा गया है। अब ये
भारतीय न्याय संहिता की धारा 187 है, जो कि गैर कानूनी सभाओं के बारे में है। ऐसे ही अगर हम देखें धारा 302, जो पहले हत्या की धारा हुआ करती थी, पहले किसी भी हत्या करने वाला धारा 302 के तहत आरोपी बनाया जाता था। हालांकि अब ऐसे अपराधियों को धारा 101 के तहत सजा मिलेगी। इस प्रकार जो 302 धारा थी वो अब बदलकर धारा 101 हो गई है। नए कानून के अनुसार हत्या की धारा को अध्याय 6 में मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध कहा गया है। इसी प्रकार हम धारा 307 देखें तो हत्या का प्रयास करने के बारे में थी। नए कानून के अस्तित्व में आने से पहले हत्या करने के प्रयास में दोषी को आईपीसी की धारा 307 के तहत सजा मिलती थी। अब ऐसे दोषियों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के तहत सजा सुनाई जाएगी। इस धारा को भी अध्याय 6 में रखा गया है। 376 धारा दुष्कर्म के लिए थी। दुष्कर्म से जुड़े अपराधों में सजा पहले आईपीसी धारा 376 में परिभाषित किया गया था। भारतीय न्याय संहिता, जो कि अब नई बनी है, इसे अध्याय 5 में महिला और बच्चों के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में रखा गया है। नए कानून में दुष्कर्म से जुड़े अपराध में जो सजा दी जाएगी वो धारा 63 के अंतर्गत दी जाएगी। आईपीसी की धारा 376D को नए कानून में धारा 70 में शामिल किया गया है। इसी प्रकार पहले धारा होती थी मानहानि की। नए कानून के अध्याय 19 के अंतर्गत आपराधिक धमकी, अपमान, मानहानि आदि में से जगह दी गई है। मानहानि को भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 में रखा गया है। धारा 420 जो धोखाधड़ी या ठगी की धारा थी वो पहले धारा 420 होती थी आईपीसी में, अब धारा 316 है और इसे भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 17 में अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसी प्रकार सीआरपीसी में भी आमूलचूल परिवर्तन किया गया है और जो साक्ष्य अधिनियम है उसमें भी परिवर्तन किया गया है। पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 अनुच्छेद या धाराएं थी, वो अब 167 हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक एक्ट, साइबर क्राइम, इन सब से रिलेटेड जो साक्ष्य अधिनियम में धाराएं बढ़ाई गई हैं। और जो सीआरपीसी है, सीआरपीसी में भी नए प्रावधान किए गए हैं ताकि एक टाइम लिमिट रखी गई है ताकि एक निश्चित समय में मुकदमों का निस्तारण हो सके और हर व्यक्ति को सस्ता, सुलभ और जल्दी न्याय मिल सके। आपसे एक और प्रश्न है जिसमें अभी कुछ दिनों से देश में काफी विवाद चल रहा है। लोग इसको लेकर हड़तालें कर रहे हैं, लोगों ने अपनी गाड़ियां छोड़ दी, लोग गाड़ियों का विरोध कर रहे हैं, ड्राइवर लोग इसका खासकर विशेष विरोध कर रहे हैं। विरोध वो भी कर रहे हैं जिनके घर में गाड़ी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भारतीय न्याय संहिता है, पहले आईपीसी में जो 304 धारा थी गैर इरादा हत्या वगैरह, तो इससे संबंधित एक धारा ये इसमें कर दी गई है और उसमें परिवर्तन कर दिया गया है। उसे 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। क्या कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को गैर इरादा हत्या में डाल दिया गया कि अगर किसी ड्राइवर के द्वारा किसी व्यक्ति से कोई अपराध हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है और वो मौके पे से उसे उठाकर अगर हॉस्पिटल ले जाता है तो उसे 5 साल की सजा और जुर्माना। अगर वो मौके पर उस व्यक्ति को मरता हुआ छोड़कर भाग जाता है तो 10 साल की सजा और जुर्माना। इस कानून ने, इस नियम ने, इस धारा ने काफी आक्रोश पैदा कर दिया है। तो इस पर भी थोड़ा सा आप अपना प्रकाश डालिए कि ये कहां तक सही है और कहां तक ये गलत है। देखिए, हमारे देश में रैश ड्राइविंग, शराब पीकर ड्राइविंग करने के मामले बहुत आते हैं और उसके कारण किसी को अपना हाथ, किसी को पैर और किसी को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। जिस वजह से केंद्र सरकार ने ये जरूरी समझते हुए एक नए कानून में परिवर्तन किया है और रैश ड्राइविंग और लापरवाही से ड्राइविंग करना और शराब पीकर ड्राइविंग करने पर बहुत कड़ी सजा की है, जो कि मैं समझता हूं समय के अनुसार बिल्कुल सही है। इसके लिए मेरे सुझाव ये हैं कि जैसे हाईवेज पे जितने भी शराब के ठेके हैं वो बंद किए जाने चाहिए और आवारा पशु हैं, ये भी एक एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। इन्हें सड़कों पर, हाईवेज पर छोड़े जाने पर अंकुश लगाया जाना चाहिए।
अब बात करते हैं दूसरे पक्ष की। देखिए, अगर कोई भी ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चलाता है तो उस पर कठोर सजा का प्रावधान होना ही चाहिए, क्योंकि उसके जरा सी एक लापरवाही से किसी व्यक्ति का पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। और वहीं दूसरी ओर देखें तो बीमा कंपनियों को एक मोटी रकम मृतक व्यक्ति के लिए मुआवजे में देनी पड़ती है। अल्टीमेटली ये सब जो बाहर है ये सरकार पर ही पड़ता है। किसी एक ड्राइवर की कमी की वजह से इतने बड़े अपराध होते हैं। और अगर आज हम देखें तो मोटर एक्सीडेंट क्लेम के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इस प्रकार इन पर अंकुश लगाए जाने के लिए सख्त से सख्त ये कानून बनाया जाना चाहिए, जो कि बिल्कुल उपयुक्त है। समय के अनुसार, समय के हिसाब से ये बिल्कुल उपयुक्त है। परंतु यही साथ ही साथ में उन लोगों का भी एक पक्ष है। वो लोग ये कह रहे हैं कि हम चाहते ही नहीं कि किसी हमारे द्वारा कोई चींटी भी मर जाए। पर जो लोग सामने से आप देखते हैं कि बाइक चलाने वाले आज के समय में हमारे जैसे युवा कटाक से गाड़ी काट के निकाल देते हैं, और गलती किसकी, बाइक वाले की होती है, और हंसता है बड़े वाहन वाला। तो ऐसी परिस्थितियों में भी इनको कोई लाभ, कोई ऐसी संशोधन होना चाहिए कानून में कि ऐसी कोई परिस्थितियां हैं जिनमें व्यक्ति निर्दोष है और इन सजा से किस तरीके से छुटकारा पा सकता है। देखिए, कानून कोई भी बनता है तो ये मानकर बनाया जाता है कि सामने वाला, यानी कि जो कानून का मानने वाला है, वो उसका पालन करेगा। अगर किसी भी प्रकार से आप गलत ड्राइविंग करते हैं तो एक्सीडेंट तो होना ही है, लेकिन ये हम लोगों की भी कुछ नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सरकार ने जो कानून बनाए हैं उनका हम पालन करें और अपने छोटे बच्चों को जो 18 साल से कम हैं उन्हें वाहन चलाने ना दें। यदि मजबूरीवश किसी कारणवश उन्हें वाहन चलाना भी है तो उन्हें सख्त हिदायत रखें कि वाहन धीरे चलाएं और जिगजैग करके वाहन ना चलाएं, तो निश्चित रूप से ही दुर्घटनाएं कम होंगी। क्योंकि वाहन चलाने वाले को भी अपने ऊपर उतनी ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी जितनी जिम्मेदारी सरकार की है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, हमारे साथ मौजूद अधिवक्ता विष्णु शर्मा जी ने हमें ये जो कानून है, नए कानून है, इनके बारे में बताया, और साथ ही